कहानी शांत शहर सैम रे से शुरू होती है, जहां अवैध शिकार आमतौर पर एकमात्र आपराधिक गतिविधि है। दोस्तों का एक समूह रात में बारबेक्यू कर रहा था। जब एक युवक खुद को राहत देने के लिए दूर जाता है, तो वह कीचड़ में फिसल जाता है और पहाड़ी से नीचे फिसलता है जब तक कि वह लगभग एक शव पर मुंह के बल गिर नहीं जाता। डर के बावजूद लड़का एक ढीली उंगली से सोने की अंगूठी चुराने का अवसर लेता है और वापस ऊपर चढ़ने के लिए तैयार होता है। तभी हम झाड़ियों में कुछ छिपा हुआ देखते हैं और युवक पर अगला हमला होता है। कोई भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं करता है, लेकिन जल्द ही अपमानित ताबूत का पता चल जाता है और अपराध स्थल अनाड़ी पुलिस अधिकारियों से भर जाता है, जो पहाड़ी से नीचे फिसल जाते हैं। पीड़ित का बेटा मौजूद है और पुष्टि करता है कि सोने की अंगूठी ही एकमात्र मूल्यवान वस्तु थी। चोर की टोपी मिल जाती है, लेकिन कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। सोल में किम नामक एक पुलिसकर्मी काम पर विभिन्न परेशानियों से गुजर रहा है। सबसे पहले कोरिया के अटॉर्नी जनरल ने अपने ड्राइवर का लाइसेंस दिखाने से इनकार कर दिया। किम से नाराज होकर किम ने उन्हें हर किसी की तरह व्यवहार करने पर जोर दिया। फिर एक शराबी ड्राइवर उसे गाली देना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि भागने से पहले उस पर हमला भी करता है। एक सहकर्मी को किम पता चलता है कि राजधानी में यह उसका आखिरी सप्ताह है, क्योंकि उसका तबादला हो गया है और किसी ने उसे सूचित नहीं किया कि उसका नया पद सैम में है, जहाँ गुआक नाम का एक व्यवसायी अपने व्यवसाय के विस्तार की योजना बना रहा है और उसकी नजर सोल के धनी लोगों पर है। वह मेयर मालबैक को बताता है कि नया चलन जैविक उत्पादों में निवेश करना है। हालांकि हम देखते हैं कि दोनों अपने स्वयं के रात्रिभोज की सामग्री को मुश्किल से नियंत्रित कर पाते हैं। बाहर निकलते समय उनकी मुलाकात कैप्टन यू से होती है, जो पुलिस प्रमुख है। गुआक पहाड़ी पर ताबूत मामले का उल्लेख करता है और उसे चुपचाप इसे सुलझाने के लिए कहता है, ताकि सोल से निवेशकों को डराने से बचा जा सके। इस बीच किम अचानक कदम के बारे में शिकायत करता है, खासकर अब जब उसकी एक गर्भवती पत्नी और एक बीमार माँ है। उसका दोस्त उसे बताता है कि वह जल्द ही इस कदम की असुविधा को भूल जाएगा, क्योंकि वह एक छोटे शहर की शांति का आनंद लेगा। अगले दिन छाया बहुत तेजी से झाड़ियों के बीच से निकल जाती है और वह यह नहीं देख पाती कि वह क्या था। डरकर वह बाइक पीछे छोड़ देती है और अपनी गति तेज कर देती है, जबकि हम देखते हैं कि एक प्राणी उसे देख रहा है। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचती है, जून को एक नशे में धुत ड्राइवर ने टक्कर मार दी, जो बिना लाइसेंस का था। उसका दोस्त देखता है कि लड़की जीवित है, लेकिन वह यह सोचकर उसे पीछे छोड़ने का फैसला करता है कि उसे एक साथी के रूप में गिरफ्तार किया जा सकता है। दोनों जून को झाड़ियों में छोड़ देते हैं और रहस्यमय प्राणी को उस पर हमला करने में ज्यादा समय नहीं लगता। स्थानांतरण का दिन आ जाता है और किम को अपनी मां बोरा की मानसिक समस्याओं के कारण यात्रा के दौरान कठिन समय का सामना करना पड़ता है। इस बीच सूरी नाम की एक जीव विज्ञानी अपने प्रेमी सनबे के साथ डेरा डाले हुए है। जब वह उसे जोर से पुकारना शुरू करता है, वह समझ नहीं पाती है कि वह एक पत्रिका से इतना डरा हुआ क्यों था, जब तक वह नोटिस नहीं करती कि कवर पर अभी भी एक हाथ चिपका हुआ है। अपने नए घर में पहुँचने पर किम छोटे ड्यूक गू से मिलती है, जो फुटपाथ पर चित्र बना रहा है। जब एक बहुत ही अजीब महिला उसे उन्मादपूर्ण हंसी के साथ डांटने आती है, वह लड़के को थप्पड़ मारती है और उसे एक गुड़िया की देखभाल करने के अलावा उसे माँ कहने के लिए मजबूर करती है, जैसे कि वह एक असली बच्चा हो। मार्च यह समझाने लगता है कि ड्यूक गू एक जादूगर है और यह महिला उसकी दादी के मरने के बाद से उसकी देखभाल कर रही है। वह किम को यह भी बताता है कि उसके नए सहयोगी पास के रांच पर एक मामले की जाँच कर रहे हैं। जासूस शिन को मामले में मदद करने के लिए भेजा गया है। चूंकि पार्क का पेट कमजोर है, इसलिए यह सब नौसिखिए पर पड़ता है और किम सुबह ही काम पूरा करता है। शिन शव परीक्षण के साथ जाने के लिए जा रहा है। जब श्री चुन जून के दादा अपनी पोती को पहचानने के लिए हताश होकर पहुंचते हैं, वह कहते हैं कि यह एक जंगली जानवर का काम था। मामले को बदतर बनाने के लिए कोरोनर बताते हैं कि सभी भाग एक ही व्यक्ति के नहीं हैं और कुछ तो काफी पुराने भी हैं। उस दोपहर मालबैक सोल से आगंतुकों का स्वागत करता है और इस कारण से जैविक खेती के लिए बहुत सारी भूमि को बढ़ावा देना शुरू कर देता है। वह घंटों बाद क्रोधित हो जाता है जब पुलिस ने
मामले के हल होने तक सब कुछ रद्द करने का सुझाव दिया। गुआक भी योजनाओं को बदलने से इनकार कर देता है और कप्तान को शहर में बेहतर तरीके से गश्त करने का आदेश देता है। उसे याद दिलाता है कि यह सब सावधानी से किया जाना चाहिए। यू व्यवसायी की बदतमीजी से तेजी से क्रोधित होता है और पार्क पर अपना गुस्सा निकालता है जब वह यह कहने की हिम्मत करता है कि कल उसका अवकाश है। स्टेशन पर अराजकता की अनदेखी गुड़िया उसके बच्चे को लेकर जितनी जल्दी हो सके वह पीछे हट जाता है और जासूस को स्थिति समझाता है, जबकि पागल महिला उनके साथ रहने के लिए अपनी गति तेज कर देती है। घर पहुंचने पर किम शिन को अपनी पत्नी एम यंग से मिलवाता है। जासूस को निमंत्रण स्वीकार करने पर पछतावा होने लगता है जब बोरा अचानक बिना किसी कारण के अपनी बहू पर हमला करता है और खाने की मेज के बीच में जूता फेंकता है। मी यंग क्रोधित हो जाता है और किम पर चिल्लाना शुरू कर देता है और शिकायत करता है कि वे इस बैकवाटर में इसलिए पहुंचे क्योंकि उसने आवेदन पत्र पर अपनी दूसरी पसंद के रूप में कहीं भी विकल्प चुना था, जैसा कि व्यवसायियों के साथ सहमति हुई थी। पुलिस किम और पार्क को घटना देखने के लिए भेजती है। नए किसान जब रोपण शुरू करते हैं तब आसपास का वातावरण सूरी और सुनबो मिट्टी में बड़े पैरों के निशानों की जांच कर रहे होते हैं। अचानक एक माँ चिल्लाने लगती है कि उसकी बेटी को सांप ने काट लिया है। सूरी उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है और जहर चूस लेती है, लेकिन सलाह देती है कि लड़की को फिर भी अस्पताल जाना चाहिए, जबकि किम और माओ किस क्षेत्र को बंद करने की आवश्यकता पर बहस करते हैं। एक छोटी लड़की अपनी माँ को फल चुनने में मदद कर रही होती है। तभी उसका पिता उसके पास आता है और कहता है कि घर जाने का समय हो गया है। कोई बड़ी और रोएंदार चीज उसे पूरी ताकत से मारती है। वह चीज उसे बागानों में घसीटना शुरू कर देती है और उसकी पत्नी चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारती है। किम उसके पास दौड़ता है और यह देखकर हैरान हो जाता है कि एक विशाल जानवर हवा में गोली चलाकर भाग रहा है। वह उस प्राणी को शिकार को छोड़ने देता है, लेकिन दूर से उस तक नहीं पहुंच पाता या उसे मार नहीं पाता। इस घटना के कारण शिन मामले पर पुनर्विचार करता है और वह चुन से फिर से बात करता है। वह कहता है कि जानवर जंगली सुअर का एक प्रकार होना चाहिए। शिन जवाब देता है कि इन जानवरों ने कभी मनुष्यों पर हमला नहीं किया है, लेकिन चुन कहता है कि इसकी जांच की जा रही है। जिस क्षेत्र में जंगली सुअर रहा करते थे वह हाल के वर्षों में गोल्फ के मैदानों से पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, जहां शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं है। वे ताबूतों से निकाले गए अवशेषों पर जीवित रहे, धीरे धीरे नए आहार के आदी होते गए। यह केवल समय की बात थी, इससे पहले कि उन्होंने अगले दिन ताजा पकड़े गए मनुष्यों के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। गुआक द्वारा काम पर रखा गया एक दल जंगली सुअर से निपटने के लिए शहर में आता है। बेक दल का बहादुर नेता है और वह कुत्तों मिकी और माइटी के साथ पेशेवर शिकारियों की अपनी टीम का परिचय देता है। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं उन्हें एक पदचिह्न मिलता है और उनमें से एक का अनुमान है कि जानवर का वजन लगभग 300 किलो होना चाहिए। बाद में सूरी फिर से सुनबे के साथ डेरा डाले हुए है। उम्मीद है कि जानवर के साथ मुठभेड़ से उसे अकादमिक ख्याति मिलेगी। चारे के पास आती हुई किसी चीज को देखकर वह अपने प्रेमी को बाहर भेजती है ताकि वह उसे देख सके। बेक की टीम ने भी चलते हुए लक्ष्य को देखा है और हर कोई अव्यवस्थित तरीके से इधर उधर भाग रहा बेक से तब वह चुन को पहचानता है और कहता है कि वह एक महान शिकारी है। जब चुन सुअर के दांतों की जांच करता है और कहता है कि यह वह नहीं था, इससे केवल माओक और गुआक की निराशा बढ़ती है। दोनों उसे पत्रकारों के कारण अपनी आवाज कम रखने के लिए कहते हैं और गुआक पूछता है कि नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा। यह सुनकर चुन अपना आपा खो देता है और कहता है कि उसकी पोती का जीवन मुट्ठी भर आलू से ज्यादा कीमती था। अपने गुस्से के बावजूद वह जो कहता है उसे साबित करने के लिए सहमत होता है और बूर को खोलने का जिम्मा लेता है। जब जानवर अचानक से जीवित हो जाता है तो हर कोई चौंक जाता है, लेकिन चुन समझाता है कि ऐसा तब होता है जब शरीर के किसी नस पर चोट लगती है। पेट में उसे एक मुर्गी और विभिन्न प्रकार का कबाड़ और उसी पत्रिका का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह सुअर मादा है। वह अनुमान लगाता है कि नर ने उसके साथ अपना शिकार साझा किया था। पार्क बेक के सम्मान में पार्टी में माइक्रोफोन लेता है, जो बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। कुत्ते से ऊंची आवाज में बात करते हुए वह सोचता है
कि क्या उसने कोई बड़ी गलती की है। एक अच्छी खबर यह है कि सुनबे बच गया और वह मंच पर भी आता है जब सुई गाने के लिए जाती है। उत्सव इतना अधिक होता है कि कोई भी कंपन महसूस नहीं करता है या हिलती हुई वस्तुओं को नोटिस नहीं करता है। बेक एकमात्र व्यक्ति है जो देखता है कि गेट पर हमला हो रहा है और सूरी को केवल तभी पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है जब वह उसे किसी चीज पर निशाना साधते हुए देखती है। जब वह हवा में फायर करता है तो संगीत बंद हो जाता है और धमाके स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं। हर कोई गेट के सामने फर्नीचर जमा करना शुरू कर देता है, लेकिन बेक जो प्राणी का सामना करने की कोशिश करता है वह मुसीबत में पड़ जाता है। पुलिस विनाश क्षेत्र से बचने के लिए खंभों पर चढ़ जाती है, लेकिन कोई भी कप्तान की मदद नहीं करता है। सुअर दीवार पर फेंकने से पहले उसका पैर कुचल देता है, यह जानते हुए कि किम की पत्नी और माँ वहाँ है। पार्क भारी विवेक के साथ उसे सूचित करने के लिए फोन करता है। वह अपने लोगों के नाम पर बलिदान करने के लिए तैयार होता है, लेकिन यह तभी होता है जब बेक एक गोली चलाता है। गोली उस जंगली जानवर की खाल को भी नहीं भेदती है और दोनों एक दूसरे को तनावपूर्ण क्षण के लिए घूरते हैं, जिससे बेक भी खुद को गीला कर लेता है। हालांकि सुअर बस उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और अंत में चला जाता है। जब जासूस शिन किम और चुन के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है, खतरा पहले ही टल चुका होता है। वह माँ से पूछताछ करते समय अपनी जेब में सिगरेट का एक पैकेट रखता है और मालिक द्वारा उसकी खोज शुरू करने पर चुप रहता है। सुनबे फिर से बच जाती है। जंगली सुअर सुई उनसे साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे द क्रिएचर का फिल्मांकन करना है, लेकिन शिन कहता है कि यह बहुत खतरनाक है और वह लड़की को सचमुच बाहर खींच ले जाता है। समूह का इरादा जंगल में एक केबिन में रहने और चारों ओर चारा फैलाने का है। जब बेक को याद आता है कि उसके शॉट बेकार थे, चुन एक रूसी बंदूक दिखाता है जिसे उसके पिता भालू के शिकार के लिए विशेष गोलियों के साथ इस्तेमाल करते थे। बेशक सूरी ने हार नहीं मानी है और वह सीढ़ियों पर दुबकी हुई है, जहां वह एक झपकी से जागते हुए बेक से दोस्ती कर लेती है। मी यंग देखती है कि उसकी सांस भाग गई है और अपने पति को चेतावनी देने के लिए बुलाती है। किम अपनी मां की तलाश में अपनी मोटरसाइकिल पर निकलता है और एक लड़का उसे बताता है कि वह जंगल में वह समूह के साथ खोज जारी रखने का फैसला करता है, जबकि वे पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। सूरी चुन को अपने साथ जाने के लिए मना लेती है और चढ़ाई शुरू करते समय सभी के लिए खाना बनाने का वादा करती है। हाना डुकू को भोजन चुराते हुए पकड़ लेती है और बहुत क्रोधित हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही उसे जंगली सुअर को न खिलाने के लिए कह दिया था। पहाड़ के आधे रास्ते तक पहुंचने पर चुन केबिन के साधु से बात करता है, जो समूह को एक बार खुद को पहचानने के बाद रहने की अनुमति देता है। वह उन्हें कई साल पहले की एक घटना के बारे में बताता है, जब कुछ किसानों ने एक विशाल क्षेत्र को जला दिया था जिसमें कई जानवर मारे गए थे। एक विशाल जंगली सुअर ने उन पर हमला किया और शिकारियों का एक समूह उसे पकड़ने आया। जिस व्यक्ति ने यह कारनामा किया वह चुन का पिता था, जिसने जानवर को एक जाल का उपयोग करके विशाल पत्थरों के नीचे दफना दिया था, जो रात में भी जंगल में कहीं होना चाहिए। चारा गायब हो गया है, लेकिन जानवर का कोई निशान नहीं है। फिर झाड़ियों में कुछ हिलना शुरू हो जाता है और चुन लक्ष्य की पुष्टि करने से पहले किम को ट्रिगर खींचने से रोकता है। अपनी मां की जान बचाता है क्योंकि बूरे के पकड़े जाने से पहले उसे मार गिराना बहुत जोखिम भरा है। बोरा अंततः टीम में शामिल हो जाता है। अगली सुबह उन्हें द हर्मिट द्वारा उल्लिखित जाल मिल जाता है और वे इसे स्थापित करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बेक इन आदिम तरीकों से असहमत है और गति सेंसर से जुड़े लाल विस्फोटकों को प्राथमिकता देता है। फिर किसी को एक पदचिह्न मिलता है जो दूसरों की तुलना में हल्का प्रतीत होता है और सूरी समझाता है कि जंगली बूर मांद के पास अपने पंजों पर चलते हैं ताकि निशान छोड़ने से बचें। इस सुराग का अनुसरण करते हुए वे पास में एक गुफा पाते हैं और अंदर 2 सुअर के बच्चे पाते हैं। चुन कहता है कि पिता भोजन की तलाश में गया होगा और किसी भी समय वापस आ सकता है। संकरी सुरंग जिसके माध्यम से राक्षस का बड़ा सिर गुजर नहीं सकता। जब वह हार मान लेता है तब समूह दूसरे सुअर के बच्चे के साथ झील के किनारे की ओर जाता है। किम को उसकी पिछली ओर चोट लगी है और चुन उसे जलाने के लिए गर्म कोयले का उपयोग करता है, जिससे वह बेचारा और भी अधिक सदमे में आ जाता है। अंधेरा होने के बाद बेक अपने पुराने मालिक को विश्वास में लेता है और बताता है कि प्रसिद्धि उतनी संतोषजनक नहीं है जितना उसने सोचा था। अन्य धीरे धीरे सो जाते हैं, लेकिन वह तब तक सतर्क रहता है जब तक वह सेंसर की बीप नहीं सुन लेता और जांचने जाता है। तभी अचानक झाड़ियों से एक बकरी निकलती है। वह एक पल के लिए राहत महसूस करता है,
लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वही है जो जाल में गिर चुका है और पहले से ही अपनी गर्दन पर जंगली सुअर की सांस महसूस कर रहा है। वह चाकू निकालता है और उसे सभी को देने के लिए तैयार है। बाकी लोग चीखने की आवाज सुनकर जाग जाते हैं और शिकारी पर हमला करने वाले विशाल जंगली सुअर को देखते हैं। चुन रूसी बंदूक का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन यह पूरी तरह से जाम हो चुकी है और ट्रिगर खींचने से केवल प्राणी का ध्यान आकर्षित होता है क्योंकि वह चलता है और उनकी ओर दहाड़ता है। चुन एक छाता निकालता है और सभी को इसके पीछे छिपने के लिए कहता है। रणनीति पूरी तरह से विफल हो जाती है, लेकिन सुअर इतनी ताकत से आगे बढ़ता है कि वह फंस जाता है। किम बेक की मदद करने का अवसर लेता है, यह पता लगाने पर कि वह बहुत बुरी हालत में है। हर कोई चौंक जाता है जब चुन ने उसे वहां छोड़ने का सुझाव दिया क्योंकि वह केवल समूह के बाकी लोगों को धीमा कर देगा। बेक खुद सहमत होता है और कहता है कि वह सुअर का बच्चा अभी भी सन के बैग में है। चाहे वे कितनी भी तेज दौड़ें, जंगली सुअर हमेशा उन्हें ढूंढ लेगा। इसलिए जासूस किम से उसे दूसरी दिशा में फुसलाने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर चारों एक साथ मर जाएं तो कोई फायदा नहीं है और किम जो जोखिम उठाने वाला है उसे एक अच्छी पदोन्नति से पुरस्कृत किया जाएगा। अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में सोचते हुए वह योजना से सहमत होता है और छोटे सुअर को अपने सिर के ऊपर पकड़े हुए झाड़ियों के बीच से चलता है। सूरी उसके साथ जाती है जबकि चुन और जासूस दूसरी तरफ जाते हैं, जहां उन्हें आश्चर्य होता है। हाना फिर से झाड़ियों में प्रकट होती है और बिना किसी और स्पष्टीकरण के चुन की पैंट चुरा लेती है। दूसरी जोड़ी भी पहाड़ी से नीचे फिसलने में ज्यादा भाग्यशाली नहीं होती जब तक वे खुद को कीचड़ भरे गड्ढे में राक्षस का सामना करते हुए नहीं पाते। किम स्थिर रहने के लिए संघर्ष करता है जबकि एक सांप उसकी शर्ट में घुस जाता है और प्रयास सफल हो जाता है। किस्मत से सांप उसे अनदेखा कर देता। रेखा के दोनों कूद जाते हैं और एक कक्ष में छिप जाते हैं, लेकिन जानवर तुरंत उन्हें ढूंढ लेता है। वे एक रास्ते में प्रवेश करते हैं और चुप रहते हैं क्योंकि जंगली सुअर उनके ऊपर लार टपकाता है। चाल इस बार लगभग काम करती है, लेकिन जब पिता जाने वाला होता है तो सुअर का बच्चा चीखना शुरू कर देता है और पीछा जारी रहता है। सूरी और किम एक ऊंचे मंच पर फंसे रह जाते हैं, यह जानते हुए कि दुश्मन तब तक नहीं जाएंगे जब तक वे नीचे नहीं आते। किम जासूस को कोसना शुरू कर देता है, लेकिन सुई कहती है कि वह सही था क्योंकि उन्हें रक्षाहीन शहर की रक्षा करने की जरूरत है। उसी समय स्टेशन पर दर्जनों सशस्त्र सैनिक पहुंच रहे हैं और कप्तान यू खतरे का सामना करने के लिए अपने हाल के कार्यों के बारे में बहुत झूठ बोल रहा है। सूरी ट्रैप और किम एक बार फिर चारा डालने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट शाफ्ट के पास जाते हैं, वह जंगली सुअर को अपनी ओर फुसलाते हैं। जानवर से भागते हैं, वह लपेटे हुए पिगलेट को छोड़ देते हैं और हमले से बचने के लिए एक तरफ छलांग लगाते हैं। फिर वह सूरी को सूचित करते हैं कि वह जानवर को फंसाने में कामयाब रहे। फिर वह ऊपर से लिफ्ट को छोड़ देती है और जंगली सुअर जमीन पर फंस जाता है और उसके पैर कुचल जाते हैं। सूरी डायनामाइट को विस्फोट करने से पहले पिगलेट को पकड़ने के लिए उसके करीब जाती है। वैसे फ्यूज उनकी अपेक्षा से बहुत छोटा है और दोनों मुश्किल से विस्फोट से बचते हैं। एक भयावह दुःस्वप्न के बाद जहां मी यंग एक जंगली सुअर के बच्चे को जन्म देती है, किम एक फायर फाइटर स्ट्रेचर पर उठते हैं और जब वह उस पदोन्नति के बारे में पूछते हैं तो वह उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हर कोई जीत का जश्न मना रहा।